ताइवान का दौरा करने गई अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अब वापस आ रही हैं। चीन आखिर क्यों है उनसे नाराज, क्यों दे रहा है अमेरिका को धमकी कि अमेरिका आग से ना खेले। आज जानेंगे कि 82 साल की अमेरिकी नेता क्यों चीन को फूटी आंख नहीं सुहा रही है। हेलो एंड वेलकम टू बिन मांगा ज्ञान। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो नैन्सी पेलोसी और चीन के रिश्ते समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को जरा पलटना होगा। हमें बात करनी होगी चीन की वन चाइना पॉलिसी की। क्या है ये पॉलिसी, क्या है इस पर अमेरिका और बाकी देशों का रुख, और फिर आपको समझ आएगा कि चीन की पेलोसी से क्या है दिक्कत। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 से। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। इसके साथ ही जापान की बादशाहत भी खत्म हो गई और चीन जो जापान के कब्जे में था वो एक आजाद मुल्क बन गया। लपेटे में उस वक्त ताइवान भी चीन का हिस्सा बन लिया। देश का नाम हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन फिर चीन की सत्ता पर कब्जे के लिए दो पार्टियों में लड़ाई शुरू हो गई। पुरानी पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी क्वामेतांग, जिसके नेता सन यात सेन को चीन का पहला राष्ट्रपति माना जाता है, जो 1912 में राष्ट्रपति बने थे। और दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। क्वामेतांग के नेता थे चियांग काई शेक, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे माओ त्से तुंग। सत्ता के लिए इन दोनों के बीच हुई लड़ाई में जीत मिली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेता माओ त्से तुंग को। हारने के बाद क्वामेतांग के नेता चियांग काई शेक चीन के पास के समुद्री इलाके ताइवान में चले गए। ताइवान जाकर चियांग काई शेक ने कहा कि भैया हम ताइवान को आजाद घोषित कर रहे हैं और इसका नाम अब से होगा रिपब्लिक ऑफ चाइना। वहीं माओ त्से तुंग के कंट्रोल वाले देश का नाम हुआ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये दो अंतर हैं। चीन और ताइवान के बीच लड़ाई यहीं से शुरू होती है। उस वक्त भी माओ चाहते थे कि चीन का ताइवान पर कब्जा हो जाए, लेकिन ताइवान समंदर से घिरा हुआ इलाका है, टापू है। और 1949 में चीन के पास ऐसी नौसेना भी नहीं थी कि वो समंदर के रास्ते जा करके ताइवान से जंग लड़े और उसे अपने साथ मिला ले। लेकिन छुटपुट जंग जारी रहती थी। चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ाता रहा और फिर 1971 आते आते चीन की ताकत इतनी बढ़ गई कि यूनाइटेड नेशंस में देश के तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीन को ही मान्यता मिली। और यहीं से ताइवान कमजोर होना शुरू हुआ, क्योंकि अब उसे यूएन की मदद मिलनी भी बंद हो गई थी। 1971 में असल खेल शुरू हुआ जब चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार का करार किया। तब अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे जिमी कार्टर। उन्होंने कहा कि डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व वाला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही असल देश है। जिमी कार्टर ने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान में बना अपना दूतावास बंद कर दिया। अमेरिकी मदद मिली तो चीन के हौसले भी बढ़ गए और तब डेंग शियाओपिंग ने ताइवान को फिर से धमकी दे दी कि भैया वो अपनी सेना को काबू में कर लें वरना चीन के साथ अपना विलय कर लें। मगर ताइवान के लोग चीन से चाहते हैं आजादी। 2016 के बाद से ताइवान के रुख में बड़ा बदलाव आया है। जीपीपी नेता त्साई इंग वेन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही ताइवान ने चीन के खिलाफ स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। अब ताइवान के लोग खुलकर चीन से आज़ादी चाहते हैं, उसकी धमकियों को खारिज करते हैं और यही बात चीन को बार बार उकसाती है ताइवान पर हमले के लिए। हालांकि चीन ने अभी तक कोई हमला नहीं किया है, लेकिन चीन के हमले की दहशत बरकरार है और इसलिए ताइवान की सरकार ने जंग होने की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बेसिकली द डूज एंड द डोंट्स, इसकी बुकलिस्ट जारी कर दी है। रही बात ताइवान की अहमियत की, तो आज की तारीख में भी दुनिया में महज 13 देश हैं जो ताइवान को एक अलग स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देते हैं और उसमें से भारत नहीं है। ये 13 देश ऐसे हैं जिन्हें नक्शे पर लेंस लगाकर खोजना पड़ता है दोस्तों। उदाहरण के लिए बेलीज, ग्वाटेमाला, हाइती, होली सी, होंडुरास, मार्शल आइलैंड्स, नौरू, पलाऊ, पैरागुआ, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, तुवालू। ये सब यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं और ताइवान को अलग देश के तौर पर मान्यता देते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इन देशों की ऐसी कोई बड़ी अहमियत या ताकत नहीं है। अब अमेरिका भी ताइवान के साथ खड़ा है, दिक्कत ये है। बाकी तो ताइवान तेजी से विकसित होती एक अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है। करीब 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस देश ने चीन की तमाम पाबंदियों के बावजूद खुद को इतना विकसित कर लिया है, इवॉल्व कर लिया है कि 70 के दशक ने जिस अमेरिका ने ताइवान की बजाय चीन को चुना था, वही अमेरिका अब ताइवान को बचाने के लिए चीन से भी लड़ने को तैयार है।
अमेरिका एक लौता ऐसा ताकतवर मुल्क है जिसने चीन की ताकत को कम करने के लिए ताइवान का खुले तौर पर समर्थन किया है। ताइवान की सेना को हथियार मुहैया करवाने से लेकर के उसकी सेना के साथ डटकर खड़े रहने में अमेरिका सबसे आगे है, और ये हुआ है 1979 के उस समझौते के तहत जिसे ताइवान रिलेशनशिप एक्ट 1979 कहता है। और यही बात चीन को बिल्कुल भी सुहाती नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि पिछले अमेरिका और अब के अमेरिका में इतना अंतर कैसे? पहले तो अमेरिका ने चीन को चुना, पर अब ताइवान के साथ उसके अच्छे रिश्ते क्यों हैं, कैसे हैं? तो वो इसलिए हैं क्योंकि ताइवान अकेला अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए बहुत जरूरी देश है, बहुत अहमियत रखता है। आज की तारीख में ताइवान ऐसा मुल्क है जिसके पास कंप्यूटर से लेकर के मोबाइल और गाड़ियों तक में इस्तेमाल होने वाली चिप का आधे से ज्यादा उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होती है। ताइवान के अलावा दक्षिण कोरिया ही सिर्फ एक ऐसा देश है जहां बड़ी मात्रा में चिप्स बनती हैं, लेकिन ताइवान के आगे दक्षिण कोरिया की उत्पादकता मैन्युफैक्चरिंग बेहद कम है। अब बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल और बिना गाड़ियों के तो वर्तमान की भी कल्पना नहीं की जा सकती है, और हम बात कर रहे हैं भविष्य की तो वो छोड़ दीजिए। लिहाजा ताइवान दुनिया के हर मुल्क के लिए जरूरी बन गया है, और यही वजह है कि भले ही चीन के दबाव में आधिकारिक मान्यता ताइवान को नहीं मिल पा रही हो, लेकिन दुनिया के करीब 60 देश ऐसे हैं जिन्होंने अनआधिकारिक तौर पर ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखे हैं, और इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और भारत है। अब आ जाते हैं फाइनली नैन्सी पेलोसी पर। चीन के लिए ताइवान में इतनी सीनियर अमेरिकी नेता का होना अमेरिका का ताइवान की आज़ादी की तरफ झुकने का संकेत देता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियांग ने कहा है कि अगर यात्रा होती है तो चीन रेजोल्यूट एंड स्ट्रॉन्ग मेजर्स यानी कि दृढ़ और कड़े कदम उठाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पेलोसी का ताइवान जाना चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को गंभीर रूप से कमजोर करेगा, चीन अमेरिका संबंधों की नींव को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और ताइवान की स्वतंत्रता बलों को गलत संकेत भेजेगा। उन्होंने कहा है कि severely undermine China's sovereignty and territorial integrity, gravely impact the foundation of China-US relations and send a seriously wrong signal to Taiwan independence forces। अमेरिका की बात करें तो उसने हमेशा से ही ताइवान को मझधार में लटका करके रखा है, ना यहाँ का ना वहाँ का। उसे कभी आधिकारिक रूप से देश तो माना नहीं है, मगर मदद पूरी देता है। आर्मी से ले लें, असले बारूद से ले लें, इसके कई उदाहरण हैं। स्पेशली जब चाइना ने एक दफा साउथ चाइना सी में ताइवान को डराने के लिए मिसाइल परीक्षण किया था, इससे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन नाराज इतना हो गए थे कि उन्होंने ताइवान के समर्थन में पैसिफिक ओशन में अपनी फौज तक खड़ी कर दी थी। हालांकि तब भी बिल क्लिंटन ने यह साफ तौर पर कहा था कि वो एक अलग ताइवान देश को मान्यता नहीं देते हैं, वो दो चीन को भी मान्यता नहीं दे रहे हैं और वो चीन को ताइवान पर हमला करके उसे अपने से मिलाने का भी विरोध कर रहे हैं। अभी की बात करें तो बाइडेन का कहना है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका जंग में उसकी मदद करेगा, यानी कि ताइवान की मदद करेगा, मगर आगे ये सफाई भी दी है कि अमेरिका ताइवान की आज़ादी का समर्थन नहीं करता है। भैया अब इसका क्या मतलब हुआ? नैन्सी पेलोसी का चीन पर कैसा रुख रहा है उससे हम समझते हैं कि चीन की क्या दिक्कत है। अमेरिका के लोअर हाउस यानी कि वहां की लोकसभा की स्पीकर और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बाद राष्ट्रपति बनने की दावेदार नैन्सी ही हैं। एक राजनेता के रूप में अपने करियर में उन्होंने बहुत जोर देकर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चीन की अक्सर आलोचना की है, उसे क्रिटिसाइज किया है। पेलोसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां तक लिखा है कि वो अ पावरफुल वॉइस फॉर ह्यूमन राइट्स इन चाइना है। 2002 में जब चीनी उपराष्ट्रपति हु जिनताओ अमेरिका की यात्रा पर आए थे ऑफिशियली, तब नैन्सी पेलोसी ने उन्हें मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाते हुए 4 पत्र भेजे थे। उन्होंने इन खतों को स्वीकार नहीं किया था। 2009 में भी स्पीकर पेलोसी चीन गईं और तत्कालीन राष्ट्रपति हु को अपने पॉलिटिकल प्रिजनर यानी कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए खुद एक खत थमाया था। चीन की दूसरी दुखती रग तिब्बत है, उस पर भी पेलोसी जमकर बात करती हैं। पेलोसी और तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की निजी तौर पर बहुत ही गहरी दोस्ती है और तिब्बत की आज़ादी पर भी उनकी कड़ी राय है। तो अब जब पेलोसी ने सभी दुखती रगों को छू लिया है तो आखिर क्यों चीन को उनके ताइवान आने से दिक्कत नहीं हो भला, ये बताइए।
अब ताइवान जैसे छोटे से टापू देश को लेकर चीन और अमेरिका के अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ओपिनियंस हैं। इन्हीं दावों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देश अपनी अपनी सेना को इस इलाके में हर वक्त तैनात रखते हैं, जिससे लगातार युद्ध की आशंका भी बनी रहती है। और नैन्सी पेलोसी ने ताइवान जा करके एक बार फिर इस चर्चा को गरमा दिया है कि शायद अमेरिका अब ताइवान की तरफ ज्यादा झुक रहा है, क्योंकि उसमें उसका फायदा भी है। तो ये थी पूरी कहानी उस छोटे से देश ताइवान की, जिसे भले ही दुनिया के सिर्फ 13 ही देशों ने मान्यता दी है, लेकिन उसकी वजह से आगे चल करके हो सकता है कि दुनिया 2 खंडों में बट जाए और एक बड़ी जंग छिड़ जाए। ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे थे अनकट।